गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को किताबों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जो बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, जिसने डीएससी 1 या डीएससी 2 हिंदी रखा है, वो कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। यानी कि जिसने मेजर हिंदी रखा है और माइनर हिंदी रखा है, वो कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। मेजर हिंदी या माइनर हिंदी वाले, यानी कि डीएससी 1 जिसने हिंदी रखा है या डीएससी 2 हिंदी रखा है, वो सबसे पहले तो एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, एक ये वाली किताब पढ़ेंगे जिसका कोड है 102। यानी कि डीएससी 1, जो डीएससी 1 जिसका मेजर हिंदी है या जिसका माइनर हिंदी है, वो इस किताब को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरी जो किताब पढ़ेंगे वो मध्यकालीन हिंदी कविता, डीएससी 1B, और इसका कोड है हिंदी 103। ये दो किताबें वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वही छात्र पढ़ेंगे जिसने डीएससी 1 हिंदी रखा हो या डीएससी 2 हिंदी रखा हो, यानी कि मेजर और माइनर जिसका हिंदी है, वो ये दो किताबें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वो छात्र इन दो किताबों को भी पढ़ेंगे, यानी कि जिसका मेजर और माइनर हिंदी है, वो 4 हिंदी पढ़ेंगे। एक तो ये इसको जिसको कंपलसरी हिंदी कहा जाता है, हिंदी 101 कोड, और AECC हिंदी 104 कोड, हिंदी भाषा और संप्रेषण, और इसका है प्रयोजनमूलक हिंदी। यानी कि जिसका मेजर और माइनर हिंदी है, वो इन चारों किताबों को पढ़ेंगे, और जिसका ना तो हिंदी मेजर है ना माइनर हिंदी है, वो सिर्फ 2 किताबें पढ़ेंगे। बीए प्रथम वर्ष में वो सिर्फ 2 किताबें पढ़ेंगे, एक तो प्रयोजनमूलक हिंदी और एक हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये 2 किताबें सारे बीए और बीकॉम के सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। एक तो प्रयोजनमूलक हिंदी, एक तो हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये 2 किताबें बीए प्रथम वर्ष वाले और बीकॉम प्रथम वर्ष वाले सभी छात्र पढ़ेंगे। और सिर्फ ये जो 2 और है, हिंदी साहित्य का इतिहास और मध्यकालीन हिंदी कविता, ये सिर्फ मेजर और माइनर जिसकी हिंदी है वो पढ़ेंगे। यानी कि मेजर और माइनर वाले चारों ही किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिंदी भाषा और संप्रेषण से। हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसको AECC कहा जाता है। AECC 3 लैंग्वेज होती है, 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होती है। लेकिन हमारे महाविद्यालय में बीए और बीकॉम वालों को AECC हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, ये इसका पाठ्यक्रम है। इसमें 4 इकाई रहेगी और सभी इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। यानी कि इकाई 1 से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इकाई 2 से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इकाई 3 से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इकाई 4 से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल जो प्रश्न की संख्या होगी 8, और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न 7 नंबर, एक प्रश्न 7 नंबर का होगा। 8 7 56, यानी कि 56 मार्क्स के आपको बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 8 गुना 7, यानी कि 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 नंबर के, 56 नंबर के। उसके अलावा 14 प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे, यानी कि 1 नंबर के 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 56 14 हुए 70, पूरा जो प्रश्न आएगा वो 70 नंबर का आएगा जो आएगा। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इकाई 2 का, ये हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर व्यंजन, स्वर के प्रकार, ह्रस्व दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे जो है मैं आज की ही वीडियो में पूरा करूँगा। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनना, क्योंकि इस टॉपिक को करवाने से का मेरा मकसद यही है, क्योंकि जो वर्णमाला है या वर्ण व्यवस्था है या वर्ण विचार है, ये व्याकरण का एक नींव है। जब तक ये ही नहीं आएगी तो आगे का जो क्रिया, विभक्ति, संधि, समास, ये तो आएंगे नहीं आपको। इसलिए तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।
जैसे कि मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है, मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्णों का, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, ये इसमें आता है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि वर्ण क्या है। वैसे तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे, वैसे तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे, 8th 9th 10th प्लस तक पढ़ते आ रहे आप लोगों को वर्ण क्या होता है। लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो थोड़ा सा कुछ अछूते ऐसे पहलू होंगे जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगे, वो मैं बताऊँगा। तो वर्ण को किस तरह से परिभाषित किया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जो भी मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है इसको मैं प्रूव करूँगा, यानी कि सिद्ध करूँगा ये क्यों है ऐसा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं इसको। अब भाषा है तो भाषा देखो वाक्य से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बोलेंगे, एक वाक्य दो वाक्य, तो उस वाक्य से मिलकर क्या बनेगी, भाषा बनेगी। ठीक है, तो वाक्य से छोटा क्या हुआ, शब्द हुआ, शब्द से छोटा क्या हुआ, वर्ण हुआ। वैसे वाक्य के या भाषा के या व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द या वाक्य। तो वाक्य तो सबसे छोटी इकाई हो नहीं सकती भाषा की, शब्द भी नहीं हो सकता, सबसे छोटा क्या है, वर्ण, क्योंकि वर्ण से मिलकर ही शब्द बनता है और शब्द से मिलकर ही वाक्य बनते हैं। तो इसलिए, और वाक्य से मिलकर क्या बनेगी, फिर भाषा बनेगी। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या आएगी, फिर वर्ण। जैसे कि ये एक पूरा वाक्य है, राम पत्र लिखता है, और ये एक मैंने यहाँ पे लिखा है राम, ये एक पूरा वाक्य बन गया, और ये क्या है, पूरा एक शब्द है। अब इस राम शब्द को क्या किया मैंने, इसके मैंने विखंडन किया, इसको तोड़ा है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इससे मिलकर बना है राम। यानी कि ये क्या है, वर्ण, र भी वर्ण है, आ भी वर्ण है, म, और ये 4 क्या है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण। यानी कि र प्लस आ रा बना, म प्लस आ म बना। यानी कि ये जो टुकड़े किए मैंने, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हो, यानी कि इन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। देखो हमने क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि वाक्य है, वाक्य से छोटा क्या शब्द है, शब्द से छोटा क्या वर्ण है, और वर्ण से छोटा क्या होगा, इसके क्या टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, अगर हम बोलेंगे देखो वर्ण है, फिर उसके बाद क्या आएगा, शब्द आएगा, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद आएगा, पदबंध आएगा, या उपवाक्य आएगा, या वाक्य आएगा, या उसके बाद भाषा बनेगी। तो सबसे जो मूल इकाई या बेसिक इकाई या सबसे छोटी है, वो वर्ण से शुरुआत होती है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनेंगे, शब्दों के एक क्रमबद्ध और एक सार्थक समूह से क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा। तो सबसे छोटा आता है वर्ण। तो इसी प्रकार हमने इस भाषा को सिद्ध कर दिया है कि भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि शब्द की हमने कर दिए, राम शब्द की हमने कर दिए, र प्लस आ प्लस म प्लस सौ, लेकिन अब इन वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। मान लो इसके क्या टुकड़े करेंगे, इसके नहीं कर सकते ना। तो इसलिए सबसे छोटी या मूल इकाई वर्ण होती है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ बिंदु लिखे हैं। जैसे अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए छोटे प्रश्नों में, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाता है तो क्या आएगा, ध्वनि। क्योंकि जब भाषा बोलते तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि। जैसे हमने बोला, हमने कोई ध्वनि ली ए या अ, ये क्या है, ये एक ध्वनि है, ध्वनि तौर पर। लेकिन इसी ध्वनि को जो हमने चिन्हित किया, लिखा, तो क्या हुआ, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर पूछेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो क्या आएगा, वर्ण, क्योंकि अ क्या एक वर्ण है। लेकिन जब वो पूछेंगे मौखिक, यानी कि जिसको बोला गया, लिखा नहीं गया, तो वो क्या होगा, ध्वनि। ठीक है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो क्या है, वर्ण। यानी कि जो वर्ण है, इसी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का एक लिखित रूप है। यानी कि ये हमने क्या बोला, एक ध्वनि बोली हमने अ, तो इसका हमने लिखित रूप क्या लिखा, अ। क, क एक ध्वनि, तो उसके लिए हमने क्या लिखित रूप क्या लिखा, क। ए बोला तो हमने क्या लिखा, ए। ये रोमन लिपि में है, ये देवनागरी लिपि में। उसी तरह भाषा की सबसे छोटी इकाई, थर्ड क्या है, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, ना मौखिक ना लिखित पूछी जाए, या सिर्फ छोटी पूछी जाए, तो भी क्या आएगा, वर्ण। क्योंकि वाक्य, व्याकरण या भाषा के कितने अंग है, 3 है, वर्ण, शब्द या वाक्य। ठीक है, तो वर्ण आएगा, ध्वनि तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी क्या आएगा, वर्ण।
अगर मौखिक या लिखित ना भी पूछा हो तो भी क्या आएगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मान लो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अब बोला है सार्थक इकाई, छोटी तो पूछा गया लेकिन सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ सहित हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, क्योंकि अगर वर्ण तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, अ क ख ग इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इनसे कोई हमें अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है, लेकिन शब्द से हमें सार्थक अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमने बोलेंगे राम, श्याम, गंगा, जमुना, दिल्ली, शिमला, है ना, मीठा, खट्टा, इनसे क्या हमें कुछ अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेंगे तो क्या आएगा, शब्द, यानी कि जिससे अर्थ की प्रतीति हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है, अगर पूछेंगे कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगी तो क्या होगा, वाक्य। भाव या भावार्थ क्या हुआ, यानी कि जिससे पूरा भाव झलके, पूरा भावार्थ यानी कि अर्थ निकले। अब क्या निकलता है, यानी कि राम शब्द होगा तो उससे पूरा भावार्थ हमें नहीं पता चलेगा कि क्या राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन अगर बोलेंगे कि राम पत्र लिखता है तो एक वाक्य बनता है। ठीक है, इससे हमें कुछ अर्थ झलकता है, तो इसलिए बोले भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगा, वाक्य। ठीक है, जैसे इसी को अगर पूछेंगे पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाली इकाई, पूर्ण अर्थ यानी कि पूरा अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन होगी, वो भी वाक्य होगी, क्योंकि वाक्य से ही पूरा अर्थ झलकता है, ना शब्द से झलकता है ना ही वर्ण से झलकता है। तो इसलिए पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाली इकाई वाक्य हो गया, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग ये भी वाक्य है, जैसे मैंने बोला पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर पदबंध आएगा, फिर उपवाक्य आएगा या वाक्य आएगा। सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य। सबसे छोटा क्या है, वर्ण। वर्ण के बीच में शब्द, फिर पद, पदबंध, है ना, उपवाक्य या वाक्य। तो सबसे छोटा वर्ण है, सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य है। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि वर्ण क्या होता है, कि वर्ण क्या है। एक तो इसको हमने सिद्ध भी कर लिया कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी यानी कि मूल इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। ये जो तथ्य बता रहा हूँ ये तो एक तो आप लोगों को एक तो आपका इससे बड़ा प्रश्न पूरा बनता है, साथ ही साथ ये जो छोटे प्रश्न हैं आपको एग्ज़ाम में छोटे प्रश्न आएंगे, 14 नंबर के जो आते हैं जो छोटे प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ जो भी टॉपिक है अन्य विद्यार्थियों को भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूल में जो छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, जैसे एक माला होती है ना, उसी तरह एक वर्णों की माला होती है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्सर जो व्याकरण में दी होती है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह, ये जरूर लगाना है, व्यवस्थित समूह। देखो अगर हम बोलते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों का समूह तो कुछ भी हो सकता है, जैसे क है, च है, ट है, अ है, तो ये कुछ भी समूह बन जाएगा। अगर हम बोलेंगे व्यवस्थित समूह, तो व्यवस्थित समूह का मतलब कि पूरा अरेंज्ड होगा, इसमें पहले स्वर होंगे, ठीक है, उसके बाद अयोग वाह वर्ण आएंगे, उसके बाद क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, पूरा तरह से व्यवस्थित होगा, पहले उसे कहेंगे हम वर्णमाला, जिसमें पूरा एक अरेंज होगा, एक व्यवस्थित किया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पहले संयुक्त वर्ण को ऊपर डाल दें या बीच में हम फिर व्यंजनों डाल दें, फिर लास्ट में हम स्वर डाल दें, तो वो समूह कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो क्या आएगा, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे सबसे पहले स्वर आ जाते हैं, अ से लेकर औ तक 11 तरह के स्वर है, ठीक है। उसके बाद अंग और आ योगवा वर्ण आएंगे, उसके बाद क वर्ग आया, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा, फ वर्ग आएगा, इस तरह से पूरा वर्ग चलेगा। इसलिए इसको जो परिभाषित किया गया है उसको भी हमने सिद्ध कर दिया गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे, सिर्फ समूह को नहीं, समूह तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करेंगे वर्णों के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर क्या होता है।
बचपन में पढ़े होंगे आप लोगों ने, पर फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो एसीसी की बुक है इसमें दिया है वर्ण व्यवस्था यानी कि स्वर और व्यंजन, ये वाला टॉपिक हम करेंगे। पहले हमने वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ी, स्वर और व्यंजन देखेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं और स्वर के प्रकार कौन से और व्यंजन के प्रकार कौन से। तो सबसे पहले स्वर। देखो, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी कि जो ये स्वर की जो संख्या 11 है, यानी कि जो 11 स्वर है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। या फिर हम बोलेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा जो है हमारे मुख से बिना किसी अवरोध से निकलती है, बिना किसी अवरोध से निकलती है, मतलब कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र है। जैसे अ आ ई ये अपने मुख से बिना अवरोध के निकलती है, स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ बाहर आती है, एक तो ये यानी कि जो इसमें तो बिना रुकावट के निकलते हैं, लेकिन इसमें रुकावट, थोड़ा सा रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है। जो व्यंजन होते हैं स्वरों की, या सेकंड क्या बोलेंगे इसको, स्वरों की जो सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे आपने, जैसे क है, ठीक है, जैसे क मैंने लिखा है कि क को हलंत किया, हलंत का मतलब आधा यानी कि स्वर रहित है। इसको मैंने इसके साथ मैंने क्या किया, जोड़ दिया, स्वर जोड़ दिया, तो क प्लस अ क्या बन गया, क। जैसे देखो जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क इसमें अ का साउंड आ रहा है बाद में, क ख ग सब में अ लगा है जैसे, ठीक है। यानी कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ग है, ग प्लस अ, यानी कि इसमें अ सब में अ लगा हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले स्वर को ही हम आगे देखेंगे। किसी स्वर की संख्या कितनी है तो पूछा जाएगा तो 11 है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 13 होती है। संस्कृत व्याकरण में 13 है, लेकिन जब हिंदी में आएंगे तो स्वरों की संख्या 11 है। कहाँ से लेकर कौन कौन होंगे, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ, ठीक है। ये 11 है। कुछ बोलते हैं अह तक होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। इनको अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण या अयोगवाह वर्ण इनको कहा जाता है। अ प्लस योग प्लस वाह इससे मिलकर बना है। अयो अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वर्ण। यानी कि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ये लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन होते हैं। यानी कि इनको स्वरों के साथ लिखा जाता है और जब इनका उच्चारण होता है तो व्यंजनों की तरह होता है, ठीक है। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अ के ऊपर, अंग के ऊपर जो बिंदी है जिसको आप बिंदी बोलते हो, इसको कहा जाता है अनुस्वार। और साथ में जो अह है इसके आगे जो दो बिंदियां हैं इसको कहा जाता है विसर्ग। ये अक्सर पूछी जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इनको ध्यान रखना कि इनको क्या कहा जाता है, अनुस्वार, इनको विसर्ग। तो 11 स्वर है हमारे। व्यंजन कितने हैं, 33। स्वर के बाद आता है स्वर के प्रकार। देखिए आपको जो यहाँ लगा है स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अब आता है स्वर के प्रकार, जिसमें कि आप लोगों को ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त यानी कि ये 3 ही पढ़ने हैं। स्वर के कई दृष्टियों से कई प्रकार हैं। जैसे ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो प्रश्न पूछा गया है पाठ्यक्रम में वो सिर्फ यही पूछा गया है, स्वर के प्रकार, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, यानी कि हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इन 3 को ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और तरह के प्रकार होते हैं उनको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के जो है कितने प्रकार होते हैं, 3। मात्रा यानी कि उच्चारण के टाइम, उच्चारण करती बार हमें कितना मात्रा का समय लग रहा है, कितनी समय लग रहा है, ठीक है, कितनी मात्रा का समय लग रहा है, उसमें कितनी मात्राएं हैं, उसके आधार पर स्वर के जो होते हैं 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर, यानी कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर।
ह्रस्व का ही पर्यायवाची होता है लघु या छोटा, ठीक है। लघु भी बोलते हैं या छोटा, इससे आप समझ गए होंगे। ह्रस्व को लघु भी बोलते हैं या छोटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक मात्रिक या इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसको एक मात्रा यानी कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, यानी कि इसमें सबसे कम समय लगता है, ठीक है। अगर हम इसको परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे, वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। अब हम देखेंगे जो ये जो 11 स्वर है, इन 11 में से कौन से ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करने में इन औरों के कंपैरिजन में सबसे कम समय लगता है। इनमें से इन 11 में से 4 ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर है जिनमें कम समय लगता है। जैसे आप ये लिखा होगा अ, इ, उ और री। देखो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, अ या आ में ज़्यादा लग रहा है, अ में कम लग रहा है। ई में ज़्यादा, छोटी ई में कम लग रहा है और बड़ी ई में ज़्यादा लग रहा है। ई उ ऊ, ठीक है। और यानी कि ये जो 4 है, इन 11 में से स्वरों की जो संख्या 11 है, इन 11 में से ये जो 4 है, इनमें सबसे कम समय लग रहा है, यानी कि एक मात्रा का समय लग रहा है, ठीक है। कम समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, तो इसलिए ये 4 जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4। अगर पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आएगा 11, ठीक है। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का ही पर्यायवाची है गुरु या बड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको पर्यायवाची शब्द का भी बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ह्रस्व का विलोम शब्द क्या है, उल्टा शब्द क्या है, ह्रस्व का आपके पास ऑप्शन हो गया दीर्घ, गुरु या बड़ा। वैसे तो ये पर्यायवाची एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम ह्रस्व का गुरु नहीं कर सकते। ह्रस्व का क्या होगा, दीर्घ होगा, लघु का क्या होगा, गुरु होगा, छोटा का क्या होगा, बड़ा। यानी कि तत्सम का तत्सम में, तद्भव का तद्भव में विलोम शब्द होता है, ठीक है। दीर्घ को गुरु कहा जाता है और ये बड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसमें द्विमात्रिक यानी कि इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि जब संधि पढ़ेंगे हम तब हम इसको जानेंगे, इसको संधि स्वर क्यों कहते हैं। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक यानी कि इसमें दो मात्रा का समय, दो मात्रा का यानी कि इसमें ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ यानी कि बड़ा यानी कि ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब क्या इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जैसे वे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा, ह्रस्व जो स्वर है उनसे थोड़ा ज़्यादा लगे। जैसे मैंने पहले भी आपको यहाँ पर कंपेयर किया था, जैसे आ थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसके कंपैरिजन इसको ज़्यादा उच्चारण करने में समय लगता है। ई उ ऊ, ठीक है। इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है क्योंकि इनको ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही आप लोगों को इसमें जो है, इसमें आपको पूछा गया है संयुक्त, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतनी पूछा गया है, आपको पूछा गया है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब है जो दो स्वर से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो दो स्वर से मिलकर, यानी कि जैसे पहले ही मैंने बता दिया 11 स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अगर आपसे पूछे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, अ इ उ री। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। यानी कि 4 में से जो बाकी 7 बच्चे वो सारे दीर्घ में आते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे अब दीर्घ में आते तो, लेकिन संयुक्त में कौन आते हैं, इन्हीं 7 में से ही 1 2 3 4 ये 4 आते हैं दीर्घ स्वर में, संयुक्त स्वर में, सॉरी। संयुक्त स्वर में क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो है ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस ए से ऐ बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है, अ प्लस ओ से औ बनता है। यानी कि ये 1 2 3 4, ये 4 जो है ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त यानी कि जोड़ के बने होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्लियर है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, या संयुक्त स्वर क्या होता है। हाँ, इसके बाद